नमस्कार दोस्तों, विजन विद आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने महात्मा गांधी एक राजनीतिक विचारक के रूप में पढ़ा था, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लास देखा था। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो को न देखे हों वो बैक में जाके पिछले वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। और दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी के जो राजनीतिक विचार हैं, जो राजनीतिक आंदोलन है, उसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। वास्तव में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी किस तरह भारत वापस आते हैं। जब भारत वापस आते हैं तो 3 प्रमुख आंदोलन में शिरकत करते हैं, जैसे चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। चंपारण आंदोलन किसान सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था और दोस्तों खेड़ा जो आंदोलन था वो भी किसान सत्याग्रह था। तो इस तरह से महात्मा गांधी चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और फिर रोलैक्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन करते हैं। दोस्तों, इसके बाद उनका असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। इसी मध्य में कुछ ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम को भी अंजाम देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, महात्मा गांधी के अगर राजनीतिक आंदोलन को देखें, नेशनल मूवमेंट को देखें, तो एक विशेष तरह का पैटर्न नज़र आता है। जैसे महात्मा गांधी शुरू में लिबरल तरीके से मूवमेंट कर रहे थे। जैसे इन्होंने जो बड़े आंदोलन को अंजाम दिया उसमें आप देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया। उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों के सामने अपनी जो डिमांड थी वो असहयोगात्मक तरीके से उसको प्रकट कर रहे थे कि हम अंग्रेज़ों को किसी भी मामले में सहयोग नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा की बात की कि पूरे विनय के साथ अंग्रेज़ों के कानूनों का अवज्ञा करेंगे, उल्लंघन करेंगे। जैसे गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर जो है अंग्रेज़ों का प्रतिरोध किया था। इसके बाद जब बात नहीं बनती है तब अंत में गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, डू और डाई की बात करते हैं, करो या मरो की बात करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं गांधी जी पहले असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, मतलब अहिंसा से हिंसा की ओर थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो एक तरह से गांधी जी का जो मूवमेंट है वो ऐसा नज़र आता है, एक पैटर्न नज़र आता है कि गांधी जी लास्ट में जाते जाते स्वराज दिलाने के लिए करो और मारो का नारा देते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की आह्वान करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं गांधी जी के कौन से कार्यक्रम हैं, इन्होंने बीच बीच में कौन से कथन कहे जो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसे क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था, इसकी असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक उपाधि दी थी, कहा था यह पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक। पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी किसे देते हैं, तो क्रिप्स मिशन को देते हैं, या इसे उत्तर तिथि चेक भी बोलते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि गांधी जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि पट्टा भी सीतारमैया नहीं बल्कि नेहरू मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। नेहरू मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, पट्टा भी सीतारमैया नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन गांधी का है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पट्टा भी सीतारमैया वही व्यक्ति हैं जो सुभाष चंद्र बोस से इनका मुकाबला हो रहा था कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें अंततः पटकनी दे दिया था। इससे गांधी जी नाराज हो गए थे सुभाष चंद्र बोस से। आप लोगों को याद होगा त्रिपुरी संकट जो 1938 का अधिवेशन हुआ था, उसमें पट्टा भी सीतारमैया की हार हुई थी और सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। दोस्तों, इसके बाद एक और कथन है, मेरे और नेहरू के मध्य मतभेद
ढेर सारे हैं, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद वो मेरी ही भाषा बोलेगा। यह भी कथन किसका है दोस्तों? यह भी कथन गांधी जी का है, गांधी जी का है। और वो कहते हैं कि मेरे और नेहरू के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद वो अर्थात नेहरू मेरी ही भाषा बोलेगा। तो ये दोनों कथन गांधी जी के हैं। दोस्तों, जो भारत का अंतिम आंदोलन था जिसने भारत को स्वराज दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वो भारत छोड़ो आंदोलन था। यह 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और यह एक ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्वविहीन आंदोलन था। नेतृत्वविहीन आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 के सुबह में बम्बई के ग्वालियर टैंक से आंदोलन की शुरुआत होती है और 9 अगस्त को एक दिन बाद ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के सभी पहली कतार के जितने नेता थे, सारे नेता गिरफ्तार हो जाते हैं दोस्तों। और गांधी जी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे नेता गिरफ्तार हो जाते हैं और इन्हें अलग अलग स्थानों में, जेलों में कैद कर दिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वविहीन हो जाता है और यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। पूछा जाता है कौन सा आंदोलन है जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन था। और यही आंदोलन भी था जो नेतृत्वविहीन आंदोलन था। जनता खुद सड़कों पर उतर आई थी, खुद नेतृत्व कर रही थी, क्योंकि जो बड़े नेता थे, गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेता थे, वो अरेस्ट हो गए थे, जेल में थे, कारागार में थे। इसके बाद सारे नेता गिरफ्तार होते हैं, जनता सड़कों पे आती है और इसी के मध्य जो है प्रस्तावक के रूप में इसके पहले नेहरू जी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की जो रूपरेखा थी दोस्तों, वो गांधी जी ने लिखा था। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। कहा था, अंग्रेजों भारत को छोड़ो और भारत को छोड़ो, साथ ही भारत को सही सलामत भारतीयों के हाथ में छोड़ के जाओ, जापानियों के हाथ में नहीं। और इसी आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा दिया और गांधी जी ने कहा यह मेरा अंतिम संघर्ष है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1 हफ्ते में स्वराज दिलाने की बात कही थी। तो इस तरह से ये एक ऐसा आंदोलन था जिसके होने के बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, यह आंदोलन एक ऐसे समय में भी हो रहा था जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे नेता भी थे जो ये कह रहे थे कि यह बहुत अच्छा अवसर है अंग्रेज़ों को चोट पहुंचाने का। जो हमारे दुश्मन हैं, अंग्रेज हैं, उन पे हमला करने का, वार करने का बहुत अच्छा अवसर है। और इसी दौरान भारत के जितने वीर सपूत थे, क्रांतिकारी थे, सब ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार भारत माता को गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था। जैसे आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के मंच के माध्यम से भारत को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला और जापानी सेना की मदद से भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया था। इसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी था कि रेडियो पे संबोधित करते हुए कि अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हो गया है। भारत के राष्ट्रपिता, इस संग्राम में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए संबोधन करने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, कांग्रेस का यह अंतिम आंदोलन था जिसने स्वराज दिलाया, अंतिम आंदोलन था जिसने स्वराज दिलाया था। और गांधी जी एक राजनीतिक विचारक हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि गांधी जी अपने जीवन में कौन सी पत्रिका निकालते थे। इसके पहले भी देख चुके हैं, हरिजन पत्रिका निकाल रहे थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना गांधी जी ने किया था। दोस्तों,
हरिजन और हरिजन संघ से संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको बहुत अच्छे से याद करिए। और अंबेडकर के भी जो संगठन हैं, जो पत्रिकाएं हैं, उसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि गांधी और अंबेडकर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब आगे देखते हैं गांधी का स्टेटमेंट क्या है। इसके पहले जान लें, गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे। यह पूछा भी गया है पीजीटी 2013 में कि गांधी जी किस प्रकार के विचारधारा समर्थक थे। दार्शनिक अराजकतावादी। और दोस्तों, यह विचारधारा गांधी जी का थोरो एक विचारक थे, दार्शनिक थे, उनसे प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? थोरो से। दोस्तों, गांधी जी का कई बार अंबेडकर से थोड़ा सा मतभेद रहता था। तो अंबेडकर गांधी जी को कहते थे कि गांधी जी क्षणिक धूल की भांति धूल उड़ाते हैं, लेकिन वो हरिजनों के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने एक बार कहा था कि हे ईश्वर, दोबारा जन्म नहीं चाहता हूँ मैं, किंतु यदि दोबारा जन्म मुझे मिले तो किसी हरिजन के यहाँ मिले, जिससे उनका दर्द पीड़ा समझ पाऊँ और उनके लिए कुछ कार्य कर पाऊँ। यह कथन किसका है दोस्तों? गांधी जी का है। इसी तरह गांधी जी ने एक बार कहा था, जब भारत का विभाजन हो रहा था, नेहरू और जिन्ना में थोड़ा सा मतभेद था, तो गांधी जी ने गवर्नर साहब से साफ साफ कहा, हे गवर्नर साहब, जिन्ना ही भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, किंतु भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, भले ही जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद आप दे दीजिए। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन गांधी का है। जबकि बार बार जिन्ना द्वारा अटकलें लगाने की वजह से, अड़ंगा लगाने के कारण, एक बार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अब हम लोग खुद भारत का विभाजन चाहते हैं। अब हम लोग खुद भारत का विभाजन चाहते हैं। तो साफ तौर से नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भारत के विभाजन के पक्ष में बाद में हो गए थे, जबकि गांधी, अबुल कलाम आज़ाद और फ्रंटियर गांधी के नाम से एक शख्स प्रसिद्ध हैं, वो भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। तो इस तरह से दोस्तों, फ्रंटियर गांधी को अब्दुल गफ्फार खान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो गफ्फार खान थे, उन्होंने एक बार कहा भी था कि भारत ने हमारे साथ धोखा किया है और हमको एक ऐसे भेड़िए के सामने फेंक दिया है जो वास्तव में बहुत खराब प्रवृत्ति का है। पाकिस्तान के लिए कह रहे थे वो खान, अब्दुल गफ्फार खान, कि वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान एक देश रहे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि भारत ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और हमें एक भेड़िए के सामने फेंक दिया है। तो अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया था पाकिस्तान में और बहुत प्रसिद्ध भी हुए थे, लाल कुर्ती आंदोलन। तो दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी का क्या महत्वपूर्ण कथन है। गांधी ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसने कहा भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। यह भी गांधी जी का कथन है। गांधी जी का कथन है। गांधी जी ने आगे भी कहा कि ब्रिटिश संसद वेश्या है। पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद वेश्या है, किसका कथन है? तो यह कथन दोस्तों गांधी जी का ही है। ब्रिटिश संसद की आलोचना करते हुए इसे वेश्या की उपाधि दिया था। और गांधी जी कर्तव्य मूलक संस्कृति के समर्थक थे और कहते थे कि आप कर्तव्य करें, अधिकार स्वयं मिल जाएगा। कर्तव्य पे बल देते थे, अधिकार पे बल नहीं देते थे। कहते थे कर्तव्य करिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएगा। और एक जगह पे उन्होंने कहा है कि मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन
लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। तो इस तरह से इनका कथन है, मनुष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, किंतु लालच के लिए नहीं है। और दोस्तों, गांधी जी एक ऐसे विचारक थे जो सत्य, अहिंसा और धर्म पे बहुत जोर देते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, अहिंसा स्वराज से पहले है, अहिंसा स्वराज से पहले है। इसी से मिलता जुलता एक कथन और है कि अहिंसा और स्वराज में अगर चुनाव की दशा में मैं अहिंसा को चुनूंगा। अहिंसा और चुनाव ये दो चीज़ हों और चुनाव करना हो तो गांधी जी अहिंसा को चुनेंगे। एंड लास्ट है साधन व साध्य। साधन व साध्य की एकरूपता पर गांधी जी बल देते थे। दोस्तों, DSSB में TGT में पूछा गया सवाल है कि साधन व साध्य की एकरूपता पर बल कौन सा विचारक देता है? गांधी जी देते थे। गांधी जी कहते थे कि साध्य को पाने के लिए साधन का पवित्र होना भी जरूरी है। साध्य भी पवित्र होना चाहिए और साधन भी पवित्र होना चाहिए। जैसे फांसीवादी विचारक मुसोलिनी और नाजीवादी विचारक हिटलर क्या कहते थे? कहते थे कि साध्य अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो साधन अगर गलत भी है तो भी वो पवित्र हो जाता है। फांसीवादी कहते थे कि साध्य की सफलता साधन को पवित्र बना देती है। जैसे अगर पड़ोसी या दुश्मन से हमें कोई जंग लड़ना हो तो गांधी जी कहते थे कि साधन बहुत पवित्र होना चाहिए। गांधी जी ने जितना भी आंदोलन लड़ा, जितने भी मूवमेंट किए, आप देखेंगे उसमें साधन बहुत पवित्र था। गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, बहुत विनय के साथ करते हैं। गांधी जी असहयोग आंदोलन करते हैं, कोई हथियार नहीं लेते हैं। गांधी जी नमक सत्याग्रह करते हैं, कोई हथियार का प्रयोग। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सब में उन्होंने अहिंसा को एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया। मतलब उनका साधन बहुत पवित्र था। और जबकि फांसीवादी क्या करते हैं कि फांसीवादी कहते हैं कि अगर युद्ध जीतना हो छल से, कपट से, धोखाधड़ी से अपने दुश्मन को हमेशा जीत लेना चाहिए। यहाँ तक कि वो राज को इतना महत्ता करते थे कि प्रजा की हत्या करने में भी संकोच नहीं करते थे। इस प्रकार से दोस्तों, गांधीवादी विचारधारा फांसीवादी से बहुत अलग है। तो देख रहे हैं, साधन साध्य दोनों की पवित्रता पे बल देते हैं। दोस्तों, गांधी जी हिंदू धर्म के अंतर्गत वैष्णव धर्म के कट्टर समर्थक थे। वैष्णव धर्म के कट्टर समर्थक माने जाते थे। इसके अलावा उन्होंने धर्म को राजनीति में मिलाने का प्रयास किया और एक दूसरे का पूरक बताया। और वह धर्म विहीन राजनीति को फांसी का फंदा कहते थे। पूछा जाता है, धर्म विहीन राजनीति फांसी का फंदा है, किसका कथन है? गांधी जी का कथन है। और राजनीति में दोस्तों धर्म का प्रवेश कराने का प्रयास गांधी जी ने किया। वो कहते थे राजनीति में धर्म का होना बहुत जरूरी है, इसी से नैतिकता, सदाचार और सत्यवादी भावना जागृत होती है। और वो कहते थे बिना वायु और पानी के हमारा जीवन संभव हो सकता है, लेकिन बिना ईश्वर में विश्वास किए एक भी क्षण जीवन संभव नहीं है। यह कथन भी गांधी के साथ जुड़ा हुआ है कि बिना वायु पानी के जीवन तो संभव है, लेकिन ईश्वर में विश्वास किए बिना एक क्षण भी जीवन संभव नहीं है। यह कथन गांधी से जुड़ा है। दोस्तों पूछा जाता है सत्य ही ईश्वर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी गांधी का है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य, अहिंसा, धर्म, तीन जो गांधी जी के विचार थे उसमें सत्य का इतना रोल है कि उन्होंने ईश्वर की उपमा दे दी। और गांधी जी, पूछा गया एक सवाल है TGT 11 में दोस्तों कि परमात्मा सत्य व सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन गांधी जी का है। जो अभ्यर्थी 2011 का TGT दिए होंगे उन्हें याद होगा कि कितना उलझाऊ सवाल था। तो अगर आप गांधी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो आप देख रहे हैं GDC में आया सवाल है, TGT में आया सवाल है,
पीजीटी में आया सवाल है, DSSB में, सारे सवाल इसी टॉपिक से, इसी लेक्चर से आपको मिल जा रहे हैं। दोस्तों गांधी जी ने कहा, GIC 2017 में आया सवाल है कि जो नैतिक दृष्टि से गलत वो राजनीतिक रूप से भी कभी सही नहीं हो सकता। यह भी कथन गांधी जी के साथ है। जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। और दोस्तों गांधी जी का जो विचार है सर्वोदय, सर्वोदय माना जाता है, वह गांधीवादी समाजवाद की एक तरह से दृष्टि है। गांधीवादी समाजवाद की एक तरह से परिभाषा है किसमें, सर्वोदय में। और 1937 में दोस्तों वर्धा शिक्षा या वर्धा कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधी ने किया। इसमें उन्होंने बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा या मूल शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। इसे बेसिक शिक्षा भी कहते हैं कि बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा या वर्धा शिक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? 1937, जिसमें उन्होंने बताया कि मैट्रिक तक जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को मैट्रिक तक जो है मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में बहुत शानदार बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन किया। हमने देखा कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, कौन कौन से मूवमेंट किए, उनकी साहित्यिक उपलब्धि क्या थी, राजनीतिक उपलब्धि क्या थी, उन्होंने राष्ट्र को क्या दिया। इस तरह से हमने देखा कि गांधी जी का क्या राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक योगदान रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।